आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों आज का जो क्लास है बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज हम समझेंगे बोर्ड और नीट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। आज का जो क्लास है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दोस्तों जो है जीवों में जनन, ठीक है। तो बने रहिए, इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड और नीट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल सके, वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बायोलॉजी में यह है कि एक्चुअली जो बायोलॉजी है, ठीक है ना, बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान। और ये जो जीव विज्ञान शब्द है ये लैटिन भाषा से ये निकल करके आया है, उत्पन्न होकर के आया है, ठीक है। यानी कि बायोस, ठीक है, बायोस एंड लॉगस, लॉगस, ठीक है। तो बायोस एंड लॉगस मतलब बायोस का मतलब जंतु से है, जीव से है, एंड लॉगस का मतलब अध्ययन या विज्ञान से है, ठीक है ना, अध्ययन या विज्ञान से। तो ध्यान से समझिएगा, यानी कि जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बायोलॉजी को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी कहें या बायोलॉजी कहें, दोनों का मतलब जीव विज्ञान ही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्लास में क्या समझते हैं दोस्तों। बायोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम मानते हैं अरस्तु को। किसे मानते हैं? बायोलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है भाई? अरस्तु, ठीक है, याद रखिएगा, अरस्तु। और सिर्फ बायोलॉजी की, देखिए बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, ये बहुत बड़ी शाखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी बस इतना सा, नहीं, ये फिक्स्ड नहीं है, इसका कोई एरिया नहीं है, क्राइटेरिया। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है ना, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, ये दोनों के जो माने जाते हैं, ठीक है ना, पिता जनक, वो कौन माने जाते हैं भाई? तो अरस्तु माने जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड या नीट के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, वो यह कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, ठीक है ना, थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। चलिए, यहाँ तक आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझते हैं। देखिए, बेसिक जानकारी आपको बता देनी बेहद ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी, शेयर करा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही है इसे आप नोट्स पे ज़रूर नोट करके रखें, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो है जीवों में जनन, ठीक है दोस्तों, जीवों में जनन, जीवों में जनन। तो पहला अध्याय है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को, क्लास को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, इससे काफ़ी आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ देर और सफ़र कर लीजिए, हो सकता है कि आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन सीख पाएँ, ठीक है। तो चलिए, जीवों में जो जनन है, इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि भाई जीवन अवधि क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछता है कि जीवन अवधि क्या है, ठीक है ना, जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या है, ठीक है ना, जीवन अवधि क्या है। याद रखिएगा, कोई भी जंतु या जीव का जन्म हुआ है, किसी प्राणी का जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है
अगर किसी भी जीव या जंतु का जन्म हुआ है तो एक समय जरूर ऐसा आएगा जब वह वयस्क होगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब वह वयस्क होगा, याद रखिएगा, वयस्क यानी कि एडल्ट होगा, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, वयस्क। और एक समय वह भी आएगा जब वह जनन करेगा। समझ में आ रही है बात। अगर किसी का जन्म हुआ है, किसी जीव का, किसी प्राणी का जन्म हुआ है, तो एक समय ज़रूर आएगा जब वह वयस्क होगा और उसके बाद वह क्या करेगा, जनन करेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनन करेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब वह बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जब वो क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसे हम जीर्ण कह सकते हैं। तो और एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऑलराइट, याद रहे, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जीवन अवधि का डेफिनेशन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जीवन अवधि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कुछ इस प्रकार होगा कि प्राकृतिक जन्म से लेकर, ठीक है ना, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, एक शब्द जोड़ेंगे इसमें, प्राकृतिक, ठीक है ना। तो याद रहे, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। आपने क्या सीखा कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को हम समय को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक जीव की कुछ ना कुछ क्या होती है, अवधि होती है, समय होती है। हम लोग उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या समझाया कि कोई भी जीव का जन्म हुआ है तो भाई वो क्या होगा, वयस्क होगा, ठीक है। वयस्क होने के बाद वो जनन करेगा, जनन करने के बाद वो बूढ़ा होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, मर जाएगा। तो हमने यह बताया कि प्रत्येक जीव की कुछ न कुछ क्या होती है, समय होती है। जीव, और यहाँ पे समय समझेंगे। जैसे मान के चलिए हम केला की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे केला की बात का मतलब हम केले के पौधे से समझेंगे, ठीक है। केले का तात्पर्य यहाँ बनाना से नहीं है, बनाना ट्री से है, ठीक है। तो इसका जो जीवन काल होता है, जीवन अवधि होती है, वो लगभग 25 वर्ष की होती है, ठीक है। और बात करें गाय की, ठीक है ना, आपके बुक्स में भी दिया होगा, पेज नंबर 2 निकालेंगे इस लेसन का तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप एनसीईआरटी कॉपी पेन ज़रूर लेकर के बैठे और पॉइंट्स को नोट आउट करते रहें, बिकॉज इट इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर बोर्ड एंड नीट एग्जामिनेशंस, ओके। तो देखिए, गाय की भी जो अवधि होती है वो 25 वर्ष होती है, ठीक है ना। अब इसी तरह बात करें हम बरगद की, ठीक है ना, बरगद। तो गाइस, बरगद की जो समय होती है, जीवन अवधि होती है, वो होती है 200 वर्ष, ठीक है ना। इसी तरह घोड़े का, चावल का या फिर धान का, इंसान, आदमी, मानव का आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो हम चावल का थोड़ा लिख देते हैं एज ए एग्जाम्पल, चावल या धान, ठीक है ना। इसका क्या होता है, 4 महीने। कितने गाइस, 4 महीने, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो घरेलू मक्खी होती है, ठीक है ना, घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी का जो जीवन अवधि होती है वो तकरीबन 30 दिन का होता है, ठीक है ना, 30 दिन का होता है, यानी कि 1 महीने का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जीवन अवधि क्या है समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, इसको आप नोट आउट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ऑलराइट, चलिए अब हम इसके आगे के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि आगे इसके क्या है। अब आगे जो एग्जाम्स में आपके पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, वो यह यहाँ पे नोट करिएगा, नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्या चीज़ बता रहा था कि आज से लगभग 2000 करोड़, ठीक है ना, 2000 करोड़ ईयर्स, लगभग आज से 2000 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है ना, वर्ष पूर्व किसका जन्म हुआ, यूनिवर्स का, ठीक है ना, यूनिवर्स का जन्म हुआ, यानी कि ब्रह्मांड का जन्म हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मांड का जन्म हुआ। चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही यहाँ पे समझिए आप,
तो आज से कितने वर्ष पहले दोस्तों? तो याद रखिएगा 2000 वर्ष पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अब आप कहेंगे सर आप ये क्यों समझा रहे हो मुझको? तो याद रखिए मैं आपको बेसिक से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पृथ्वी पर जीवन का उत्पन्न कैसे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। और लगभग इसके आगे मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि लगभग 450 वर्ष पहले, ठीक है ना, अभी से लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है ना, पृथ्वी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? पृथ्वी का जन्म हुआ, ठीक है ना। और लगभग 1.5, ध्यान रहे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फाउंडेशन कि पृथ्वी पे जीव या जो जंतु प्राणी थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो आज से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है ना, करोड़ वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ, ठीक है ना। पूर्वज जो मेमल्स के रूप में थे, मेमल्स, समझ में आ रहा है? तो ऐसे, और जो आपको पता ही है कि कोशिका से निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें समझ गए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। आगे क्या है? अब इसके आगे की जो हेडिंग है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई जो जीव होते हैं, ठीक है ना, वो प्रजनन करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या बनता है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रजनन क्या है, ठीक है ना। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, ऑलराइट। सपोज डैट नीट या बोर्ड की परीक्षा में आपसे यह पूछ लिया जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन क्या है, समझाइए क्या तात्पर्य है, या फिर उसे लिखिए, ठीक है ना। तो प्रजनन क्या है समझने का प्रयास करेंगे कि प्रजनन वह प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसमें जनक, ठीक है ना, यानी कि प्रजनन वह प्रक्रिया है, लिखेंगे कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जनक अपने वंश को बढ़ावा देता है या अपने ही जैसे संतति को जन्म देता है ना, वही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो आप लिख लेंगे कि यह प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जनक अपने वंश को बढ़ाता है या अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है, वही प्रजनन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अपने वंश को बढ़ाता है, यही प्रजनन कहलाता है। अब एक सवाल यह भी हो सकता है कि भाई ये प्रजनन क्यों आवश्यक है, वाई इम्पॉर्टेंट, वाई नेसेसरी रिप्रोडक्शन, आर रिप्रोडक्शन इज वाई नेसेसरी, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि भाई ये क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, प्रजनन क्यों आवश्यक है। तो याद रखिएगा, वंश को या जीवन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए या वंश को निरंतर बनाए रखने के लिए, ठीक है, किसकी ज़रूरत होती है? रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की आवश्यकता होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। अब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बार समझ में आ रहा है क्लास तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो प्रजनन गाइज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, याद रहे प्रजनन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अलैंगिक प्रजनन एंड सेकेंड लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन, तो प्रजनन कितने प्रकार के हो गए बताइए? अलैंगिक प्रजनन एंड लैंगिक प्रजनन। ध्यान रहे लैंगिक प्रजनन को पहले समझते हैं, ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन क्या है? तो देखिए, लैंगिक प्रजनन का जनन करने के लिए 2 विभिन्न या विपरीत लिंग वाले
जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे क्या लिखेंगे कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की, ठीक है ना, जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब दो विभिन्न, जब मैंने विभिन्न शब्द डाला, ठीक है, या विपरीत शब्द डाला कि भाई दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, इसका मतलब क्या है कि एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। एक क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। यानी एक मेल हो जाएगा और एक फीमेल हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मेल क्या जो होंगे उसके पास क्या होगा, शुक्राणु होगा, ठीक है ना, जो जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। तो ये भाई इसमें क्या पाया जाएगा, मेल में नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक, और फीमेल में क्या पाया जाएगा, मादा युग्मक। वेरी नाइस, मादा युग्मक। और ये जब दोनों मिल करके, जब दोनों मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को गाइस हम संलयन कहते हैं। याद रहे, जब दोनों मिलते हैं तो उसे हम संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, फिजन कहते हैं, ठीक है ना, याद रहे, संलयन कहते हैं। नीट या बोर्ड के एग्जाम्स में मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप इसे नोट डाउन करें। पूछा जा सकता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को, है ना, क्या कहते हैं, तो संलयन कहते हैं, याद रहे। और एक बात, इन्हें हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है ना, जो क्रिया होती है संलयन कहते हैं, जब मिल जाते हैं तो जाइगोट, याद रहे। और नर युग्मक क्या होगा, तो भाई स्पर्म होगा, ठीक है ना, स्पर्म यानी कि शुक्राणु होगा, याद रहे। नर युग्मक क्या होगा, शुक्राणु होगा, और मादा युग्मक क्या होगा, अंडाणु होगा गाइस, ठीक है, अंडाणु होगा। अंडाणु कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। ओवरी क्या बनाता है भाई, ओवम, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, ऑल राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग हो जाएगा, ठीक है ना, एग अंडाणु होता है फीमेल में, और मेल में शुक्राणु होता है। तो जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, तो जाइगोट बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मेल फीमेल दो अलग अलग जनक मिल रहे हैं ना, दो अलग अलग लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, तो दो अलग अलग मिले, मेल और फीमेल। जैसे मैं आपको ये समझाऊं, ठीक है, कि अगर हम लाल और सफ़ेद, ठीक है ना, रंग को मिलाएंगे, अगर हम इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, तो एक अलग तैयार होगा, क्या कलर तैयार होगा, ठीक है। इसमें क्या तैयार होगा, गुलाबी रंग, क्या तैयार होगा गाइस, गुलाबी। अगर हम रेड और वाइट कलर को मिक्सअप करेंगे तो पिंक कलर प्रिपेयर होगा, अंडरस्टैंड। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि लैंगिक प्रजनन क्या है, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है जनन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या इससे जो संतान होगी, जो इससे संतान का जन्म होगा, क्या वह हुबहू होगा, क्या वह नकल होगा, किसका, अपने जनक का। तो इसका आंसर है नो, नहीं। उसमें थोड़े बहुत अंतर आ सकते हैं, तो क्या आ सकते हैं, विभिन्नताएं आ सकती हैं। इसमें क्या आ सकती हैं गाइस, विभिन्नताएं आ सकती है, किसमें, वो जन्म लिए शिशु में। जैसे आपने सुना होगा, आपके गांव में, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में लोग कहते होंगे कि आपकी, मतलब मैं आपकी बात करूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, कि इसकी जो नाक है ना, इसके पापा पे गई है, इसके जो कान है, इसके मम्मी के कान से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ क्वालिटी अपने माता की और कुछ क्वालिटी अपने पिता की आ जाती है उस शिशु में, मतलब काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया क्या, लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब समझेंगे अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो याद रहे, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दूं, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लिखेंगे, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। और याद रहे, इससे जो शिशु जन्म लेगा वो बिल्कुल हूबहू होगा, मतलब जिसे हम क्लोन कहते हैं। जो शिशु का जन्म होगा गाइस, ठीक है ना, वो हूबहू होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट में कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है ना, कि जो क्लोन होता है वह संबंधित है किससे, लैंगिक प्रजनन से या अलैंगिक प्रजनन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जवाब क्या होगा कि अलैंगिक प्रजनन से क्लोन डिपेंडेंट मतलब कि अटैच है, ठीक है ना, संबंधित है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे कि अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, ठीक है ना, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को समझेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। चलिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्या समझेंगे आगे हम, अलैंगिक प्रजनन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं याद रहे, ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो ये 6 प्रकार की गाइस, कितने प्रकार की, 6, जिसमें नंबर 1 पर आता है, ठीक है ना, नंबर 1 पे क्या आता है, विखंडन। क्या आता है, विखंडन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, विखंडन। नंबर दूसरे को समझेंगे, मुकुलन। क्या होता है, मुकुलन। और नंबर 3 पे आता है, ठीक है, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। विखंडन किसके अंतर्गत आती है भाई, लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आती है, ठीक है। मुकुलन किसके अंतर्गत आता है, तो अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। अब उसके आगे समझते हैं कि उसके बाद क्या होता है, तो विजीनन होता है यहाँ पे, विखंडी जनन, ठीक है ना, विखंडी जनन। और नंबर 4 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही क्लियर मैं आपको यहाँ पे कर दूं, विजाणु जनन, ठीक है ना, विजाणु जनन। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत क्या क्या आता है, विखंडन, मुकुलन, विखंडी जनन, विजाणु जनन। और यहाँ पे क्या होता है, कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन। और उसके बाद चलिए आज की क्लास में इतना ही, हम आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।